भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होने के बावजूद भी बाजारों में पिछले 2 दिनों में कोई बहुत बड़ी रैली हो रही हो, ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा थोड़ा करके ही धीरे धीरे करके नीचे जाती हुई दिखाई पड़ रही है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि जो बाजार नहीं चल रहे हैं, या जिस तरह की उम्मीद थी लोगों को, बहुत सारे तबके को, कि एक बाजार में एक बड़ी रैली आ जाएगी, वो नहीं देखने को मिल रही है। साथ में जिस तरह से आईटी में गिरावट दिख रही है, आगे क्या जो है मार्केट के लेवल्स बन सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। और कल जब आरबीआई अपने यूं कहिए कि जब अपना रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के जो है अपनी चीजें लेके आएगा सामने, साथ में सीआरआर को लेकर के काफी बातें चल रही हैं। हम इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे कि क्या आरबीआई कर सकता है। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। आप बात कीजिए तो आरबीआई की कल मीटिंग है। कल आरबीआई रेपो रेट में या रिवर्स रेपो रेट में कोई कमी करेगा इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि बजट में ऑलरेडी जो कुछ होना था ऑलरेडी किया गया था, और बजट के तुरंत बाद शायद है आरबीआई कुछ नहीं करता हुआ दिखाई पड़ेगा। यद्यपि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील होने के बावजूद भी बाजारों ने कोई बहुत सिग्निफिकेंट तेजी दिखाई हो नहीं हुआ है। उस दिन जो गैप अप में तेजी हो गई और उसके बाद 25,800 के आसपास जो मार्केट रही, अब वहां से भी धीरे धीरे करके हम नीचे की तरफ आए हैं। और पिछले 2 दिनों में हमने जो उस दिन का लो था, यानी जो हमारा डे था जिस दिन को जो पूरी खबर आई थी ट्रेड डील की, और उस दिन का जो लो था 25,650 का, वो ब्रेक हो चुका है। हम उसके नीचे ट्रेड किए हैं आज दिन के दौरान। यद्यपि हम कल भी उसके नीचे ट्रेड किए थे, लेकिन ओवरऑल बाजारों में काफी हद तक ये कहिए एक गिरावट का दौर बना हुआ है। वोलाटिलिटी जरूर है, लगातार बाजार ऊपर 150 पॉइंट 200 पॉइंट जा रहे हैं, फिर नीचे 150-200 पॉइंट आ रहे हैं, लेकिन कमोबेश मार्केट में जो गिरावट की पहलू है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में आरबीआई की जैसे मैंने बात करी तो सीआरआर को लेकर के जरूर कुछ खबरें आ रही हैं कि सीआरआर में कुछ कटौती की जा सकती है। साथ में जिस तरह से बॉन्ड मार्केट को लेकर आरबीआई ने ऑलरेडी जो है अभी बॉन्ड सेल किए हैं, जिसके नाते बॉन्ड परचेज भी किए हैं। मतलब जो ये वीआरआर के ऑक्शंस हुए हैं, कई सारी चीजें हुई हैं जिनको लेकर के कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से रुपए को संभाला जाए। लेकिन रुपया बहुत ज्यादा संभलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, 90 के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर जैसे वीआरआर के ऑक्शंस हुए तो लिक्विडिटी बैंकों की बढ़ने की उम्मीद थी, वो भी अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले कई बार ऐसा हुआ। तो क्या नए वीआरआर की बात भी सरकार करेगी, यानी आरबीआई करेगी, वो भी सुनना होगा कल कि वो किस तरह से इस पर बात करेंगे, क्योंकि इससे बैंकिंग स्टॉक्स को थोड़ा सा फोकस देखने को मिलता है। यद्यपि जो रिजल्ट्स आए हैं, महत्वपूर्ण कंपनियों के जो रिजल्ट्स अभी तक आ चुके हैं, मैंने पहले भी आपको एशियन पेंट के रिजल्ट और मारुति के रिजल्ट की बात करी थी, दोनों ही रिजल्ट अच्छे नहीं थे। मारुति पिछले 5-6 दिनों में कोई बहुत बड़ी रैली नहीं कर पाया, थोड़ा थोड़ा करके घटा ही है। फिर बड़े जाइंट जो है आपका फाइनेंस कंपनी बजाज फिनांस के जो रिजल्ट आए वो भी बहुत अच्छे नहीं थे कल। और उसके बाद बजाज फिनांस की कमजोरी, यानी ब्रॉडर मार्केट जो है, जहां पर लोन की बात करिए, जहां पर कंजम्पशन की बात करिए, वहां पे थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। साथ में ट्रेड डील को लेकर के बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं आ पा रही है। लगातार जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो कह रहे हैं कि ट्रेड डील अभी पहले चरण में है, पहला चरण सामने आएगा 2-3 दिन। अभी आज भी जो उन्होंने शाम को बोला है उसमें उन्होंने यही कहा है कि 2 से 4 दिन के अंदर एक मसौदा सामने आएगा, मार्च में साइन होगा, तब पूरा डिटेल आपके सामने आएगा कि एग्रीकल्चर पर क्या होगा या बाकी जगहों पर क्या होगा। यानी कहीं पर जो है आपकी टैरिफ हम लगाएंगे भी, या हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से ओपन नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से सुबह आज विदेश मंत्री ने बोला कि ये उनका डोमेन नहीं है, बहुत सारी अलग अलग खबरें आ रही हैं। जबकि अमेरिका की तरफ से चाहे उनके वाइस प्रेसिडेंट ने जो कल बोले थे, चाहे उनके जो है फाइनेंस सेक्रेटरी जो कल बोले थे, इवन आज रात में यानी कल आज सुबह आप वो सब सुन सकते थे, वहां पर ये बातें उठाई गई हैं कि जो है भारत ने अपना एग्रीकल्चर ओपन किया है। तो अब एक कंफ्यूजन है बाजारों को कि ये ट्रेड डील की सच्चाई क्या है। क्या ये डील हो गई है? क्या ये डील सिर्फ ट्विटर पे हुई है? क्योंकि डील की अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट ने किया, उसको जो है सम्मान पूर्वक एक्सेप्ट कर लिया प्रधानमंत्री ने, उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी उस पर कोई बात नहीं कही है। तो मालूम नहीं है एग्जैक्टली कि क्या हुआ है
और क्या उसके जो हैं क्या क्या टैरिफ रेट्स होंगे। बहुत सारी मीडिया में आपने खबरें ऑलरेडी सुनी होंगी कि जाहिर सी बात है, जब ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ उसके पहले 3% के आसपास का टैक्स लगता था भारत के ऊपर, अब वो 18% है। बीच में ट्रेड वॉर के चक्कर में वो 50% हुआ था, तो 3% की चीज फिर भी 18% है, तो वो नुकसानदेह तो है ही है, लेकिन फिर भी 50% से 18% हो गया है तो लोग खुश हैं, हमारी जो है कंपनियां खुश हैं। लेकिन 3% वाली कंपनी जो एक साल पहले जो मार्जिन या जो प्रॉफिटेबिलिटी दे पा रही थी, 18% पर भी वो दे पाना उसके लिए कठिन होगा। तो मार्केट के लिए 3 से 18 को वो ज्यादा गणित जोड़ेगा, 50 से लेकर के 18 वाला गणित कम जोड़ेगा। उसका पीछे कारण यही है कि जब रिजल्ट्स आएंगे अगले, अब चूंकि ठीक है 50 पे थे तो मार्केट घट ही रही थी। 2024 2025 बाजार कहां चली? कुछ नहीं चली। पिछले 1.5 साल मार्केट नहीं चली तो नहीं चली। लेकिन अब बाजार चलना अगर चाहती है तो उसको ये जानना पड़ेगा कि एग्जैक्टली स्थिति क्या है। स्थिति ये है कि 3 वाला 18 हुआ है, जिसके नाते मार्केट को थोड़ा डर तो रहेगा कि साल दर साल के हिसाब से कंपनियों के रिजल्ट उतने बेहतर नहीं आएंगे। साथ में कंजम्पशन को लेके प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है, अभी भी दिखाई पड़ रही है। जो भी प्रमुख कंपनियां आ रही हैं रिजल्ट लेकर के, वहां पर वो धीमापन नजर आ रहा है, तो उसका असर भी बाजारों पर है। जाहिर सी बात है, ट्रेड डील वाले दिन हमने एक अच्छा उछाल देख लिया, वो एक अलग इमोशन होता है, साथ में बहुत सारे शॉर्ट्स कवर होते हैं, वो एक सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद से विक्स में भी गिरावट हो रही है, यानी जो सेलर है, इवन जिस दिन ये डील हुई, डील वाले दिन ही शाम को विक्स में गिराव देखने को मिला था। और मैंने वीडियो में ये बात भी रखी थी आपके सामने कि कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर वापस से हावी होता दिख रहा है। कल भी हुआ और आज भी विक्स में कमी होती रही है और ऑप्शन सेलर वापस से मार्केट में हावी है। पिछले 2 दिनों के अंदर कॉल की प्रीमियम्स में अच्छी गिरावट देखने को मिली है, पुट की प्रीमियम में भी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं हुई है। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों साइड के ऑप्शंस राइटर फिर से मार्केट में हैवी रूप से इन्वॉल्व दिखाई पड़ रहे हैं। साथ में रिजल्ट थोड़े कंफ्यूजन भरे दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा रिजल्ट आशा पैदा कर रहे हो ऐसा नहीं हो रहा है। साथ में जिस तरह से अभी भी ट्रेड डील को लेकर उहापोह बनी हुई है कि एग्जैक्ट स्थिति क्या है, क्योंकि अगर स्थिति जो भी क्लियरिटी होगी उसके बाद फिर बाजार एक समझ पाएगा, सही जान पाएगा कि कितना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या डिसएडवांटेज भारतीय कंपनियों को अपने प्रतिस्पर्धी के हिसाब से देखने को मिलेगा। अब अगर एडवांटेज की स्थिति में हम हैं तो बेनिफिट, अगर एडवांटेज की स्थिति में नहीं है तो फिर तकलीफ। तो वो चीज बाजार कैलकुलेट करेगा और इसीलिए देखेंगे तो आप मार्केट बहुत कंसोलिडेट कर रहा है। कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया था, लेकिन परसों के वीडियो में मैंने आपको यही बोला था कि मार्केट का जो दायरा है वो 1000 पॉइंट का दायरा, जो कि अपर बॉडी साइड यानी अपर लिमिट साइड पे ट्रेड होता दिखाई पड़ रहा है, जिसमें 25,200 से लेके 26,000 26,200 की रेंज है। तब हम 26,800 700 पे कर रहे थे और अब हम 26,650 के इर्द गिर्द में ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन आज का जो डेटा है, मार्केट इनसाइड जिसको आप कहते हैं, वो थोड़ा सा निगेटिविटी को ज्यादा दिखा रहा है। पिछले 2 दिनों में एडप की जो FIIs DIs थे उनमें बाइंग की स्थिति ज्यादा देखने को मिली थी, लेकिन शायद आज वो डेटा नहीं होगा। आज अगर एडवांस डिक्लाइन की बात करिए, करीब जो है 1100 कंपनियों में तेजी देखने को मिली है, वहीं पर 2033 कंपनियों में गिरावट मिली है। यानी जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं जो मंदी में हैं वो आज फिर से बढ़ चुके हैं। तो ये 2 दिन के अंदर ही ये पूरा का पूरा जो ट्रेड डील को लेकर के एक उम्मीद जगी थी वो कम होती दिख रही है और वापस से हम बैक टू पवेलियन वाली स्थिति में है कि जैसे हमारी स्थिति थी कि हम कहीं जा नहीं पा रहे थे या बड़ी तेजी करने में पूरे मार्केट को डर था, और वही वापस से देखने को मिल रहा है। हाँ, बस ये कह सकते हैं कि जहां हम तब 24,500 पहुंच गए थे, अभी हम 25,500 के इर्द गिर्द में हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट देखने को मिली है अच्छी खासी। अब जैसे डिफेंस स्टॉक जो बजट के पहले ठीक ठाक सा चल रहे थे, बजट के बाद एकाएक उनमें गिरावट आने लगी और ट्रेड डील के बाद ज्यादा, क्योंकि ट्रेड डील में जो खबर है कि भाई 500 बिलियन का आप खरीदी करेंगे, अब वो सुनने में आ रहा है कि 2 साल में करेंगे, कोई बोल रहा है 5 साल में करेंगे, अभी क्लियरिटी उस पर भी नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी रकम जो कि आपके टोटल GDP का 11.2% है, उतनी बड़ी रकम को खरीदने के लिए 2 साल में भी आप खरीदो तो क्या खरीदोगे? उतना कोई छोटे आइटम खरीद के तो नहीं पूरा होगा। जाहिर सी बात है, जितना हम टोटल अमेरिका से खरीदते हैं साल में, उसका दोगुना ये है
तो मतलब 2 साल की जितनी खरीद हम करते उतना एक ही बार में करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं बड़ी चीजें खरीदेंगे। अब बड़ी चीजें क्या खरीदेंगे, तो कॉमन सेंस है कि डिफेंस ही खरीद सकते हैं जो बड़ा होता है, ज्यादा महंगा होता है। तो अब अगर हम अमेरिका से डिफेंस खरीदेंगे तो जो हमारी देश की कंपनियां जो उसको बनाती हैं, जो भी चीजें बनाती हैं, जाहिर सी बात है उनके ऊपर निगेटिव इंपैक्ट आता है, क्योंकि हो सकता है वो चीजें हम बना पाते। क्योंकि अगर हमें फाइटर प्लेन लेना था उसके लिए तो हम रसिया के बारे में कंसीडर कर रहे थे, जहां पर F-30 जहां पर हम सुखोई 35 लेने की बात, सुखोई 57 लेने की बात कर रहे थे, F-35 हमने रिजेक्ट कर दिया था। तो फाइटर प्लेन्स नहीं, तो बाकी बहुत सारी चीजें अब भारत अपना खुद से पैदा करने लगा है, तो वो शायद वहां पर स्थिति खराब होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के, जिनके कारण आपने अलग अलग सेक्टर वाइज गिरावट देखना शुरू किया है। अब जैसे टेक्सटाइल कंपनियां पिछले 2 दिनों में खूब बढ़ गई, आज वापस से उनमें भी कूलिंग देखने को मिला, जहां गोकुलदास एक्सपोर्ट 850 की रेंज में अब कूल होना शुरू हो गया, यानी वहां से नीचे आना शुरू हो गया। दुनिया भर के अगर आप आईटी स्टॉक्स की बात करिए, वहां पर मंदी चल रही है। जाहिर सी बात है एआई प्लगइन के लेकर के जो पूरी खबर आई है वो पूरे के पूरे आईटी सेक्टर को डराती है, आईटी में जॉब करने वालों को डराती है। खैर उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा ताकि मैं आपको डिटेल में उसमें समझा पाऊं कि क्या स्थिति बन रही है। क्योंकि यहां से अगर आप 2-5 साल का भी व्यू रखते हैं आईटी कंपनियों पर तो वो काफी निगेटिव होता दिखाई पड़ता है। और अगर आप आईटी में जॉब करते हैं तो वो भी, तो उसको पूरा विस्तार पूर्वक समझने की जरूरत है, जो कि मैं किसी और वीडियो में जरूर करूंगा। लेकिन अल्टीमेटली वो भी दबाव बना रहा है। बैंकिंग को लेकर के भी कोई बहुत ज्यादा उत्साह क्रिएट नहीं हो पा रहा है, और बैंकिंग में भी थोड़ी थोड़ी गिरावट है। जैसे आज आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा नीचे गया, यद्यपि पीएसयू बैंक थोड़े ठीक है, लेकिन बाकी स्टॉक्स में वो कमी दिख रही है। तो मार्केट में बहुत ज्यादा उछाल जो पिछले कुछ दिनों में आया, 1-2 दिन 3 दिन में, या जहां भी उछाल आती भी है तो वो इस तरह से है कि वो ट्रेडिंग बाउंस बैक की तरह हो जाए। ट्रेड डील का जो सबसे बड़ा लाभ टेक्सटाइल को मिल रहा था, वहां पर जैसे मैंने कहा थोड़ा कूलिंग दिखना शुरू हुआ है, तो यानी वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। लेकिन अगर आप इस पिछले जो 2 दिनों के अंदर टेक्सटाइल्स में करीब मान लीजिए 25-30% स्टॉक बढ़ गए, लेकिन उसके पहले वो स्टॉक कितना घटे, 60-70% वो टॉप से डाउन थे। तो ये 30% बढ़ने के बावजूद भी एज ए इन्वेस्टर आपको निकलने का मौका नहीं है। एज ए ट्रेडर भले ही किसी ने नीचे खरीदा और निकल गया, वो एक अलग कहानी है, मगर 99% लोग जो 2 दिन पहले गोकुलदास एक्सपोर्ट में इन्वेस्टेड थे वो आज भी इन्वेस्टेड होंगे, क्योंकि भाव बहुत ऊपर थे, भाव ऊपर के खरीद के हैं तो वो बेच ही नहीं पा रहे। तो ये स्थिति अभी भी दिखेगी, और बहुत सारे स्टॉक्स की यही स्थिति है कि भले ही मार्केट में पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में थोड़ी उछाल आई, लेकिन क्या पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा रौनक भरे हो गए? तो नहीं, वो वही है, उनमें कोई खासा तेजी नहीं हुई। प्लस अब अगर आप ट्रेड किए थोड़ा बहुत तो अलग चीज है, बाकी बहुत ज्यादा मौके आपको मिले नहीं निकलने के। साथ में बहुत कम स्टॉक्स हैं जहां ब्रेकआउट हो रहा है, साथ में फॉलो अप नहीं है, बाजारों में फॉलो अप की स्थिति नहीं है। फॉलो अप का अर्थ ये होता है कि जब स्टॉक एक दिन तेजी करे और फिर वो धीरे धीरे करके और तेजी करता चला जाए, तो ऐसे फॉलो अप भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। कुछ एक स्टॉक जैसे आपका अशोक लीलैंड है जो कि अब 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वो एक अच्छा ब्रेकआउट करके सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह जिंदल स्टील है, वो उसने कल ब्रेकआउट किया था, ऊपर टिका हुआ है। तो कुछ एक स्टॉक हैं जो थोड़ा ब्रेकआउट करके टिकने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट हो रहे हैं लोगों के, जो थोड़ा सा उसके बारे में फोकस कर सकते हैं। बाकी जगहों पर तो वो स्थिति नहीं बनती है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल रही हो और बाजार बहुत ज्यादा मतलब फायरवर्क दिखा रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब ये जो कंफ्यूजन है, जब तक ये पूरा दूर नहीं होगा, एक तो ट्रेड डील को लेकर के, दूसरा जब तक कि ऑफिशियली बाजार इसको पढ़ नहीं लेगा, क्योंकि सुन सुना कर बहुत चीजें सुनाई पड़ चुकी हैं, तो अब उसको जानकारी चाहिए ऑथेंटिक, एक बात। दूसरा, कंपनियों के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो जब तक एकदम से क्लियर नहीं हो जाते कि हाँ रिजल्ट क्या हो गया, किस तरह का है, तो वो दूसरी बात। ये 2 महत्वपूर्ण बातें होंगी जिसके आधार पर बाजार अब नई दिशा तेजी की तरफ पैदा करेगा। लेकिन अगर ट्रेड डील को लेकर वापस से उहापोह आया, वापस से ट्रंप का कोई उल्टा पलटा ट्वीट आया, या वापस से कुछ ऐसी बातें आई जो बाजारों को ना पसंद आई, तो फिर बाजार निगेटिव हो जाएंगे। दूसरा चीज है, रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो रिजल्ट अगर कंप्लीट होते होते तक बाजारों को बहुत अच्छा नहीं लगा तो फिर वो निगेटिविटी वाली बात हो जाएगी। साथ में जिस तरह से आरबीआई का कल पॉलिसी है, तो आरबीआई कुछ खास तो कर पाने वाला स्थिति में नहीं है। तो अगर वो कुछ खास नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जितने पत्ते खोलने थे वो ऑलरेडी वो खोल चुके हैं, तो अभी वो पत्ते इस बार नहीं खोल सकते, इस बार उनको रखना ही पड़ेगा। तो पॉज रहेगा और सीआरआर में अगर कटौती हो गई तो बहुत बड़ी बात, अगर वो नहीं हुई तो वो फिर ये नो इवेंट होगा। ऐसे में मार्केट का थोड़ा और नीचे की तरफ जाने की स्थिति बनना स्वाभाविक सी प्रक्रिया लगती है, क्योंकि मार्केट ठंडी है, कंफ्यूज्ड है और
एक मोड में चाहिए, क्योंकि बड़ा ट्रेडर की पोजीशन जिनकी शॉर्ट्स अभी तक नहीं निकली तो वो शॉर्ट में ही है और वो नीचे ले जा करके उसका लाभ भी उठा पाएंगे। तो पूरी स्थिति ये लगती है, और जब तक ये पूरी स्थिति क्लियर नहीं हो जाती तब तक मार्केट में नए मूवमेंट आएंगे इसकी उम्मीद थोड़ी कम ही दिखाई पड़ती है। साथ में आईटी स्टॉक्स की गिरावट बनी हुई है और वो भी मार्केट को दबाएंगे। गोल्ड सिल्वर जो पिछले 2 दिनों में थोड़ी तेजी दिखा पाए थे, आज वापस से उनमें थोड़ी गिरावट दिख रही है। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी जो है एक बड़ी रेंज में अब ट्रेड होना शुरू हो गया है, जहां पर ऊपर की साइड में कुछ 80-85 डॉलर आप पकड़ लीजिए सिल्वर के लिए, 90 डॉलर, और नीचे 70-71 का एक रेंज पकड़ के मार्केट उसको ट्रेड कर रही है, जहां 12-12, 15-15% के मूवमेंट किसी भी समय किसी भी साइड क्रिएट हो रहे हैं। सेम गोल्ड के लिए है, 5100 के इर्द गिर्द में गोल्ड 10% प्लस माइनस पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में मार्केट काफी दुविधा भरी है, काफी कंफ्यूजन भरी है, और काफी ज्यादा आप यूं समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा मार्केट को बहुत माइक्रो लेवल पर देख करके काम करने जैसी बाजार है। और मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि आपको चार्टिंग थोड़ी आनी चाहिए। अगर इस स्थिति में नहीं आती है, अगर आप किसी भी तरीके से शेयर खरीद ले रहे हैं तो काम नहीं बनेगा। जानकर, पढ़ के, लिख करके काम करेंगे तभी इस मार्केट में आपको पैसा बनेगा। जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करी थी वो वापस से पोजीशंस को मैनेज करके प्रॉफिट में आ जाएंगे, या जिन्होंने ऑप्शंस के थ्रू हेजिंग करी थी वो फिर भी ठीक रहेगा। लेकिन जिन्होंने नहीं कुछ किया था तो जो तेजी भी आई उसमें क्या ही बन गया, और वापस से अगर मार्केट यहाँ से 100-200 पॉइंट और नीचे चली जाए तो फिर कहीं ना कहीं घूम फिर के कहानी तो वहीं पहुंच जाएगी कि जहां से चले थे वहीं से 100-100-200 पॉइंट ऊपर रह गए आप। तो अल्टीमेटली ये मार्केट जो है निवेशक को लेके काफी तकलीफ दे रही है। वहीं पर ये मार्केट ट्रेडर फ्रेंडली है। ट्रेड करने वाले और वो लोग जो थोड़ा शॉर्ट ज्यादा करते हैं या ऑप्शंस राइड करते हैं, भले ही देखिए ऑप्शन राइटिंग में भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑप्शन राइटर बहुत नुकसान खा जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप किन्होंने जो बहुत ही करीब में किया है, जैसे वीकली में किसी ने किया, एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया। पिछली बार ऐसा इवेंट कब हुआ था? 2008 में, उसके पहले नहीं। और 2008 वाले इवेंट में भी अगर आप बात करिए तो वो चुनाव का समय था, 90% लोग नहीं। तो पिछले 20 साल में अगर एक इवेंट हुआ है तो और उसमें किसी ने नुकसान कर भी लिया अपना, तो वो 20 साल में हुआ है। ऐसा नहीं वो रोज कर रहा, लेकिन वो अगले 6 महीना में, 5 महीना में जितने बड़े बड़े जिनके लॉसेज हुए हैं वो भी कवर अप हो जाएंगे, और जिनके नहीं हुए हैं, जिनके बहुत कम है, वो बहुत जल्दी कवर अप कर लेंगे। तो इसीलिए मार्केट में जो ऑप्शन सेलर है, भले वो इंस्टीट्यूट हो, भले वो इंसान हो, रिटेलर हो, भले ही वो HNI हो, एल्गो का कुछ भी आप यूज करते हो, ह्यूमन, रोबोट, कुछ भी यूज होता हो, लेकिन अल्टीमेटली ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है और वो देखने को मिल रहा है। तो ये कहना कि नहीं एक तरफ आप उसको एक सिरे से खारिज कर दें वो गलत बात है। बहुत लंबे समय में कोई इवेंट किसी के साथ भी हो सकता है। आप भी गाड़ी चलाते होंगे, एक्सीडेंट आपके साथ भी हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको गाड़ी चलाना ही नहीं आता या आप उसके बाद कभी भी स्टीयरिंग नहीं पकड़ेंगे। तो ये हो सकती है। तो घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन उनसे आप उभर भी जाते हैं और बहुत बार आप उनसे कुछ सीख भी लेते हैं और उसके बाद भी जिंदगी आपकी चलती रहती है। तो अल्टीमेटली ये जो इवेंट था जिसमें कई ऑप्शन सेलर को लॉस भी हुआ होगा, बट वो उसी तरह है। मगर मुद्दा यही है कि क्या बाई करके आप पैसे बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। क्या आप जनरली मार्केट को बिना हेज करके बना लेंगे? नहीं। क्या बिना ऑप्शंस राइट किए बन जाएगा? नहीं। तो कहीं ना कहीं वो करना पड़ेगा, और जो कर रहे हैं वो फिर भी कमा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मार्केट को सीखिए, समझिए, हेजिंग करिए, चार्टिंग करिए, इन सभी का यूज करिए, और तब आप जब बाजार में रहेंगे तो ठीक से पैसा कमाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मार्केट काफी टफ है, इसमें भी पहले जैसे बाजारों हुआ करती थी एक तरफा थी मार्केट, या आप कुछ भी कर लीजिए बाजार में पैसा बनेगा, नहीं। अभी तो म्यूचुअल फंड में पैसा बनना कम हुआ है। अब अगर साल 2 साल म्यूचुअल फंड पैसा नहीं बना के देगा तो फिर देखिए आम निवेशक किस तरह से म्यूचुअल फंड से भी बाहर जाएंगे। और ये होगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, ये भी होगा। आने वाले वक्त में आपको म्यूचुअल फंड के भी जो NAVs हैं वो घटती दिखाई पड़ेंगी, और वो तब समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड भी 5-7% का रिटर्न देगा, तो फिर क्या होगा आपका। तो वो सब चीजें होंगी। तो इसीलिए आपको खुद बाजार को, अगर आप निवेशक भी हैं तो आपको बाजार को खुद से ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन सा स्टॉक आप पिक करें, क्यों उसको लेना है, क्यों उसको समझना है कि मेरे को 500 कंपनियों में से इसी एक कंपनी को क्यों बाई करना है, वो आपको समझ आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या सक्सेस रेट है, और जब मैं इसको बाई करता हूं तो इसका क्या मेरे को रिजल्ट मिलता है, या अगर मैं 10 बार करूंगा तो मुझे को क्या रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप इस तरह से समझते हैं बाजारों को, तभी बाजार में पैसा बनेगा। और इसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा चार्टिंग समझें, सीखें। मेरे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जो मैंने बातें कही कि आप 500 में से कैसे कोई सबसे बेस्ट कंपनी खोजेंगे, कैसे उसको बाई करें, क्यों करेंगे, कैसे रखेंगे,
हर एक चीज़, चाहे निवेश के रूप में करें, चाहे ट्रेड के रूप में, वो हम समझाएंगे और वो हमारे साथ आप सीख सकते हैं। सिर्फ 500 कंपनी की बात नहीं है, उसमें सारी कंपनियां आती हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये पता होना चाहिए कि वो रूल रेगुलेशंस क्या हैं जिनका यूज करके आप ये सब कर सकते हैं। 16 तारीख से मेरी बैच स्टार्ट हो रही होगी, जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैसेज कीजिए, सारी जानकारी लीजिए और जुड़िए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको क्या लगता है मार्केट किधर जाती है। और मेरी ये इल्तिजा जरूर रहेगी कि जरूर बाजारों को सीखिए, समझिए, चाहे मेरे से या कहीं और से, मगर बाजारों को सीखना समझना जरूरी है। बगैर पढ़े लिखे मार्केट में मत रहिए। बाजार में बगैर पढ़े लिखे आपको पैसा नहीं मिलेगा। जिस तरह से आप अर्निंग करते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ने के बाद मिलती है, तो मार्केट को भी सीखिए, समझिए, तब जाकर के बाजारों से पैसा कमाएंगे। ऐसे एकाएक करके बाजार पैसे आपको नहीं देने वाली है। तो जरूर जुड़िएगा मेरे साथ क्लासेज में। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।